बड़े दिल से बड़े प्यार से नाम रखा है अपने पॉडकास्ट का लव यू जिंदगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम हर लम्हे जितनी देर हम सांस ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी को हम ये बताते रहें, क्योंकि जब हम प्यार से किसी भी चीज़ को नरिश करते हैं, नर्चर करते हैं, तो वो बड़ी ही प्यारी निकल के सबके सामने आती है। आप ट्राई करके देख लो। एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। 2 ग्लास में पानी को डाला गया था और एक ग्लास को ये रोज़ बताया गया था कि हम कितने थैंकफुल हैं तुम्हारे लिए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसे बताई गई थी और एक ग्लास के सामने बुरी, गंदी, नेगेटिव बातें की गई थी। तो जब बाद में उस पानी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो ये पता लगा कि वो पानी जिसको नेगेटिव चीज़ें बताई गई हैं और वो पानी जिसको पॉजिटिव चीज़ें बताई गई हैं, उनका जो केमिकल फॉर्मेशन है वो एकदम ही डिफरेंट है। जिसको अच्छी चीज़ें बताई गई हैं वो केमिकल फॉर्मेशन जो है बड़ी सिमेट्री में हुई है, जिसको बुरी चीज़ें बताई गई हैं उसकी केमिकल फॉर्मेशन जो है वो तहस नहस हुई पड़ी है। सो अगर मैं ये बोलूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी को बार बार ये बताना होगा लव यू ज़िंदगी, और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, तो ये एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है और ये वाकई आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाएगी। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर हम अपनी ज़िंदगी को हेट यू ज़िंदगी बोलते जाएंगे तो वो वाकई में ऐसी बन जाएगी कि सच मुझ में कोई भी देखेगा हमारी ज़िंदगी को तो वो यही बोलेगा कि तू इस ज़िंदगी को जी कैसे रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको आपकी लाइफ जो है वो कैसी चाहिए। चलिए, इस नए पॉडकास्ट के अंदर, मतलब आज के इस एपिसोड के अंदर, मैं आपके साथ अगेन, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मेरा पॉडकास्ट जो है वो डिवाइडेड है सेगमेंट्स में, और जो पहला सेगमेंट है उसकी तरफ अब हम बढ़ते हैं। एंड द फर्स्ट सेगमेंट इज मिस्टर मौजी से पूछो। मिस्टर मौजी एक ऐसे एक्सपीरियंशियल एक्सपर्ट हैं जो कि अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के निचोड़ से आपकी ज़िंदगी के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। उनकी बात हो सकता है आपको डेटॉल या सेवलॉन की तरह लगे। याद है डेटॉल? बचपन में जब मम्मी उस बॉटल को हमारी चोट पे कॉटन के ज़रिए उस लिक्विड को लगाने के लिए लेके आया करती थी, और हमारी चोट की दर्द तो एक तरफ, जो डेटॉल लगने के बाद एंटीसेप्टिक की दर्द होने वाली है उसको देख के हमारी फूके पहले ही छूट जाया करती थी लेकिन वो एंटीसेप्टिक मरहम का काम करती थी। तो मिस्टर मौजी से आप लोग अपने सवाल पूछते हैं और मिस्टर मौजी अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उसका जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं। आज सवाल ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो कोई ना कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो किसी न किसी की तरीके की ऐसी बात कर देते हैं जो बड़ी मतलबी सी बात लगती है, बड़ी चुभने वाली बात लगती है, और मेरा किसी के साथ भी रिलेशनशिप जो है वो अच्छे लेवल पे बन नहीं पाता है। ऐसा क्यों है? मुझे क्या करना चाहिए? इस बात को सुनने के बाद मिस्टर मौजी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक कहानी सुनाई। वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, मैं एक बार अपने वीडियो के अंदर भी इसे शेयर कर चुका हूँ। अब वैसे बाय द वे मेरी वीडियोस छोटी छोटी वाली जो होती हैं वीडियोस, जिसके अंदर मैं ज़िंदगी से जुड़ी हुई, कनाडा की लाइफ से जुड़ी हुई, नॉर्थ अमेरिका की लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करता हूँ। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। कनाडा वाला आरजे साहिल मेरे इंस्टा का नाम है, वहाँ पर जाकर के। तो मिस्टर मौजी ने बताया कि एक ना बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति एक गांव के बाहर बैठा हुआ था और एक बंदा अपने परिवार के साथ कैब में जा रहा था। उसने देखा कि ये बूढ़ा व्यक्ति गांव के बाहर बैठा है, बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा समझदार व्यक्ति लगता है। इससे जाके पूछते हैं कि इस गांव के जो लोग हैं वो कैसे हैं। वो बंदा अपनी कैब को रुकवाता है, उतरता है, भाई के पास जाता है, मतलब अंकल जी के पास जाता है और बोलता है, अंकल जी प्रणाम, कैसे हैं आप? अंकल जी जवाब देते हैं, जी मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? ये बोलता है, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। अंकल जी मैं आपसे पूछना चाहता था, आप इस गांव में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं क्या? तो अंकल जी कहते हैं, हाँ हाँ मुझे तो काफ़ी साल हो चुके हैं। अंकल जी मुझे ये बताइए कि यहाँ के इस गांव के लोग जो हैं वो कैसे हैं? तो अंकल जी कहते हैं कि बेटा आप ये बताओ क्या तुम जिस गांव से या जिस शहर से, जिस भी जगह से आ रहे हो, वहाँ के लोग कैसे थे? वो भाई जो है थोड़ा सोचता है और बोलता है, भाई साहब क्या बताऊँ मैं आपको, वहाँ के लोग एक नंबर के काइयाँ लोग थे। हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता था, बदतमीज़ था, बहुत ही बकवास घटिया किस्म के लोग थे। खैर ये तो हुई मेरे गांव की बात, अब ये बताइए इस गांव के लोग कैसे हैं? तो अंकल जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बताते हुए अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी लोग कुछ ऐसे ही हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही बुरे मिलेंगे तुमको। तो बंदा थोड़ा सा निराश सा हो जाता है कि यार मैं तो उस गाँव को छोड़ के इस गाँव में आया था ये सोच के कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, आसपास का वातावरण अच्छा मिलेगा, बट चलो अब जो किस्मत में लिखा हुआ है। बैठता है, गाड़ी में निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद एक और गाड़ी आती है। अब उसमें से भी एक व्यक्ति जो है उतरता है, क्यूरियस होता है, अंकल के पास जाता है, पूछता है, अंकल जी इस गांव के लोग जो हैं वो कैसे हैं? अंकल सेम ही सवाल चेप देते हैं उस भाई को भी।
तुम जिस गांव से आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? अंकल जी पूछते हैं। ये बंदा जो है मुस्कुराता है और फिर थोड़ा सा उदास हो जाता है, बोलता है अंकल क्या बताऊँ आपको, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा मिलन भाव वाले लोग, इतने ज़्यादा प्यारे लोग, इतनी अच्छी बातें करने वाले लोग, हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता था। तो बड़ा दुख हो रहा है कि मुझे वो छोड़ के आना पड़ा, पर क्या करूँ, नौकरी है, काम है, अब इस गांव में नौकरी लगी है तो इस गांव में जाना पड़ेगा। पर आप बताइए यहाँ के लोग कैसे हैं? अंकल जी कहते हैं यहाँ के लोग तो जो जिस गांव से तुम आ रहे हो उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत हेल्पफुल है। अब ये भाई जो है बड़ा खुशी खुशी वहाँ से चले जाता है। अब होता यह है कि अंकल जी के बिल्कुल साथ ना एक रेडी वाला होता है जो गन्ने की जूस को बेच रहा होता है। मुझे याद आई आपको गन्ने की जूस की रेडी की आवाज़, क्रिंग क्रिंग घंटी घूमती है। और जब वो मोहल्ले के अंदर आया करता था तो हम कितना एक्साइटेड होकर कभी कभार जग लेके वहाँ पे चले जाया करते थे। गन्ने वाले भाई साहब, आई मीन गन्ने के जूस वाले भाई साहब, ये जग भर दीजिए। अच्छा नमक थोड़ा, काला नमक थोड़ा ज़्यादा डालना है और मिलावट मत करना, मीठा नहीं। हाँ अदरक डाल दोगे, नींबू डाल दोगे तो ओए होए स्वाद ही आ जाएगा। याद है? बस वो भाई वहां पे खड़ा हुआ होता है, वो अंकल जी को देखता है, वो कहता है यार अंकल जी तो बड़े तेज हैं यार, क्या बात की है उन्होंने, हैं? एक तरफ एक बंदे को उनने बिल्कुल मिसगाइड कर दिया ये कह के कि यहाँ के लोग बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, दूसरे तरफ उसी गांव के बारे में इस बंदे को उन्होंने कुछ और ही बताया। वो क्यूरियस होता है, जाता है अंकल जी के पास और बोलता है पाए लागू अंकल जी कैसे हैं आप? अंकल जी कहते हैं बहुत बढ़िया। अंकल जी मेरे को एक बात समझ नहीं आई, इसी गांव के बारे में आपने दो दो वर्णन कैसे दिए, दो दो डिस्क्रिप्शन कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? ये थोड़ा वॉनबी था तो इसको इंग्लिश बोलने की भी बड़ी आदत थी, पर ठीक थी इसकी इंग्लिश गन्ने वाले जूस के भाई साहब की। तो अंकल जी कहते हैं बेटा अंग्रेजी तुम्हारी अच्छी होती जा रही, सुधरती जा रही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने दो डिस्क्रिप्शनें क्यों दी हैं। देखो दुनिया में ना हमारे आसपास का वातावरण और कोई नहीं बल्कि हम ही बनाते हैं। अगर हम अच्छे हैं ना तो हमें अच्छे लोग मिल ही जाते हैं, क्योंकि उनकी छोटी मोटी बुरी चीज़ें जो है वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। सामने वाला कहता है यार ये तो अच्छा ही बड़ा है, इसके साथ अच्छे होकर रहना है। और अगर हम बुरे होते हैं तो अगर किसी ने सामने से कुछ बुरा नहीं भी किया तब भी उसके अंदर हम बुरा ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए मैंने उससे पहले सवाल ये पूछा, भाई तू जहां से आया है वहां के लोग कैसे थे? उसने बताया ऐसे थे। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे बुरे होंगे, कुछ हो सकता है गलत किया हो किसी ने, लेकिन सभी ऐसे नहीं हो सकते। तो इसलिए तुम जैसे हो तुम्हें दुनिया में वैसे ही लोग मिलते हैं और तुम दुनिया को उसी लेंस से देखते हो। बात सिंपल सी है और इतनी सी है। अब वो गन्ने के जूस को निकालने वाला भाई जो है इस बात को समझ गया, आप समझे? और वो भाई साहब जिन्होंने ये सवाल पूछा, एक्चुअली वो मोहतरमा जिन्होंने ये सवाल पूछा, आप बात को समझे तो sahil@merasangeet.com पे ईमेल करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़े। टॉपिक ऑफ द डे। थैंक यू जी। ओके सो आज का टॉपिक ऑफ द डे है हेयर देयर के चक्कर में हम नोवेयर के हो गए। मैंने अगेन अपनी वीडियोस के अंदर बहुत बार ये चीज़ शेयर की है। एक मेरा डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था जो मैंने थोड़ा सा ना वॉनबी कनेडियन एक्सेंट में पंजाबी बोलते हुए बोला था कि जब मैं हेयर सी मैं देर बारे सोचता सी, हुण मैं देर यहाँ तो मैं हेयर बारे सोचता है। हेयर देर के चक्कर च ना मैं देर दा रहा ना मैं हेयर दा रहा, लटक गया हाँ लाइक अ पेंडुलम। और ये हमारे जीवन के अंदर हर चीज़ के साथ होता है। जब हम कोई चीज़ का डिसीजन ले लेते हैं और सोच लेते हैं कि अब हमें राइट जाना है, लेफ्ट नहीं जाना, तो राइट पे चलते चलते हम लेफ्ट के बारे में सोचते रहते हैं। और अगर हमने लेफ्ट ले लिया होता तो हम राइट के बारे में सोचते रहते, यही सोचते रहते हैं कि अगर वहाँ जाते तो कितना अच्छा होता, अगर यहाँ ना आए होते तो कितना अच्छा होता। ये हमारे साथ रिलेशनशिप में भी होता है। अगर हम इसके साथ पार्टी करने गए हो तो कितना अच्छा होता, इसके साथ तो मैं बोर ही हो रहा हूँ। अगर हमने इसके साथ शादी कर ली होती तो कितना अच्छा था। वो जो पहली गर्लफ्रेंड थी वो कितने प्यार से बुलाती थी, बीवी तो खाने को पड़ती है। सो दिस इज ए सिनेरियो या एक विशियस सर्कल है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं और इससे बाहर निकलने के लिए हमें और कुछ नहीं करना, अपने मन पे काबू पाने की कोशिश करनी है। जब एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो वी हैव टू स्टिक टू इट, वी हैव टू पुट आवर एंटायर फोकस इनटू इट। अदरवाइज हम ना हेयर गिराएंगे ना हम देर गिराएंगे। और ये मैं हेयर देर की छोटे छोटे एग्जाम्पल तो आपको दे दिए। ये जो स्टोरी है ये किसी एक बंदे की नहीं है, ये आपकी मेरी सबकी कहानी है। वो सारे लोग जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, होनोलुलु, जापान, चाइना, कहीं पे भी सेटल हुए हैं ना अपने कंट्री को छोड़ के, वो
कंट्री तो छोड़ देते हैं लेकिन कंट्री को छोड़ते नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा दिल से निकाल दो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब हम किसी और कंट्री में अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए, टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ्स, किसी कंट्री को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के निकल ही गए हैं, सो वी हैव टू पुट आवर एंटायर फोकस टू मेक आवर लाइव्स सक्सेसफुल ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। बहुत बार ये देखा गया है कि जैसे कनाडा का भी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, किसी से भी मिलता हूं तो यही बोलते हैं बस एक बार पीआर या सिटीजनशिप हो गया हमने तो वापस चले जाना है। और कल ही की बात है, मैंने एक स्टोरी शेयर की अगेन अपनी वीडियो में कि एक भाई साहब 7 साल पहले कनाडा मूव हुए, 5 साल खसाने के बाद उनकी पीआर आई और उसके बाद उनका धंधा भी शुरू हो गया। मीनवाइल बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ ही इन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया और फिर वो पीआर आई और उनका दिल लगना बंद हो गया, कनाडा में वापस चले गए और जब वापस गए 6 महीने के अंदर वापस आ गए। कहते 3 रीजन्स, ए वहाँ का वातावरण बिल्कुल, एटमॉस्फेयर, वाइब बिल्कुल सूट नहीं की। नंबर 2, वहाँ पे लोग एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, वहाँ पे लोगों के नज़रों के अंदर बड़े क्वेश्चंस होते हैं, वो तुम्हें बड़े क्वेश्चन तरीके से देखते हैं कि तुम लगता है फेल हो गए वहाँ से तभी यहाँ पे आए हो। तो मैं तो वापस आ गया। आज एक टाइम पे जो मेरा बिजनेस पार्टनर था, आज उसके पास वो नौकरी कर रहा है और कैब भी चला रहा है। कहता कोई नहीं, तरक्की मैं कर लूँगा लेकिन मैं वहाँ जाके वापस नहीं रह सकता। सो ऐसा है कि खुशी को बाहर नहीं, अपने अंदर पहले तो ढूंढना है और जो डिसीजन लिया वी हैव गॉट टू स्टिक टू दैट डिसीजन, अदरवाइज तो पंगे पड़ जाने वाले हैं। आगे बढ़े। टाइम फॉर ट्यून ताक्षरी। आज की धुन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि ये वाली धुन जो है वो कौन से गाने की है। ना 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 na 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 na। बताइए। और अभी देवी और सज्जनों, जब तक आप बता रहे हैं, वैसे बाय द वे आपने मुझे बताना कहाँ है, आप अपने ईमेल से मुझे गाना लिख के भेज सकते हैं, नहीं तो अपने फ़ोन के ऑडियो रिकॉर्डर से ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। ये ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद एज एन अटैचमेंट, क्योंकि आपकी और मेरी बड़ी अटैचमेंट है, तो उसे भेज दीजिएगा SAHIL@merasangeet.com पे, दैट इज sahil@merasangeet.com पे। मैं इंतज़ार करूँगा। अब कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब किस किसने दिया है, चलिए आइए चेकआउट करते हैं। तो जी गाना था आज जाने की जिद ना करो, आज घोड़े की लिद ना करो। जब भी ये वाला गाना गाता हूँ ये वाला पता नहीं क्यों लाइन मजबूर हो जाता हूँ गाने के लिए। तो जी ऐसा है, मुझको ईमेल में सुधा जी ने ईमेल किया है, इन्होंने लिखा है आज जाने की जिद ना करो, नहीं करते जी। उसके अलावा दीपशिका ने भी दिया है सही जवाब, अवंतिका एंड निखिल भाई ने, फागुन जी ने दिया बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर। अभी हमारे साथ है विनोद जी, सुनते हैं ये क्या फरमा रहे हैं। चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। थैंक यू। ओ सर जी, गाया आपने बहुत अच्छा है लेकिन आपको गलती लगी। द गाना इज आज जाने की जिद ना करो। सुनीता जी अभी हमारे साथ हैं। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। ओ वाह सुनीता जी, वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल एफर्ट। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। ये गाना मुझे ऐसा लगता है पन में निकल जाएगा। बाय। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। ये जो आपके लाफ्टर है ना, आपके जो हंसी के फुहारे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू फाल्गुनी। और अभी हमारे साथ हैं अतिया। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम
तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वेरी ब्यूटीफुल अतिया, एज यूजुअल मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। सभी की आवाज के लिए मैं चुमेश्वरी परफॉर्मेंस कहना चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के भी पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। अभी रुख करते हैं हम चुगली आंटी की ओर। आ गई चुगली आंटी। चुगली आंटी, आज आपसे सवाल पूछा गया है। परम जी ने सवाल पूछा था कि मुक्के को मुक्का क्यों कहते हैं। देख, ऐसा है, चतुर्देव ने बताया कि 75 करोड़ साल पहले की बात है कि जो बंदा होता है ना, बंदा, उसको जब भी मुक्का पड़ता है, पंच पड़ता है ना, तो उसके मुंह से निकली हुई किसी न किसी बात की वजह से ही पड़ता है। तो पहले इसका नाम जो है पड़ा था मुंह खा, क्योंकि मुंह की वजह से उसको खाने को पड़ रहा है पंच, है ना। पर अंग्रेज लोगों से खा नहीं बोला जाता था, पूरा खा 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 की साउंड जो है उनकी का पे रुक जाती। तो अंग्रेजों की वजह से एवोल्यूशन हुई और वो मुक्का बन गया। वाह चुगली आंटी वाह, दिल खुश कर दिता तुसी अपना जवाब देके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाइस, चुगली आंटी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं जरूर पूछिएगा, और मेरे आज के पूछे गए गाने का जवाब जरूर दीजिएगा sahil@merasangeet.com। अभी मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मेरा संगीत सुनते रहिए। बाकी मेरे वालों तो पता ही आ, लव यू है जी। और हाँ, अपनी जिंदगी को क्या कहते रहने का, लव यू जिंदगी। बाय बाय।